यूपी के पूर्वांचल के माफिया अक्सर एक दूसरे के साथ वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। कई बार इन लोगों के बीच आपसी मनमुटाव खूनी जंग में बदल जाती है। ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के आदमियों को निपटाना आम बात हो जाती है। विशेष रूप से सरकारी ठेके या फिर अवैध कोयले की जंग माफियाओं के बीच लड़ाई की अहम वजह हुआ करती थी। लेकिन आगे चलकर यह माफियागिरी कम्युनलिज्म के रंग में रंग गई। ऐसा तब होने लगा जब ये माफिया राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में आ गई और उनके इशारे पर चलने लगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच घटे इस इंसिडेंट की, जिसने मुख्तार अंसारी को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। यूपी के पूर्वांचल इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर जो माफियागिरी और गैंगवार होती है उसमें दुश्मन का मजहब नहीं देखा जाता, केवल अपना मतलब साधने की कोशिश होती है। साल 1980 के दौर में इस क्षेत्र में नई नई माफियाओं का उदय हो रहा था, जो सिर्फ ये देखते थे कि सामने वाले से उनकी दुश्मनी क्या है। इसके बाद बंदूक से निकली गोली सामने वाले का धर्म पूछकर उसे टक्कर नहीं मारती थी, बल्कि जिसकी तरफ चलाई जाती थी बेधड़क उसकी जान लेने के लिए उसके शरीर में घुस जाती थी। हर एक गैंगस्टर का अपना स्टाइल होता था। दुश्मन को देखकर उसकी तरफ चलाई जाने वाली गोलियों की संख्या नहीं गिनी जाती थी, बल्कि इतनी गोलियां मारी जाती थी ताकि वो श्योरिटी हो जाए कि सामने वाला बिल्कुल मर ही चुका है। कोई भी माफिया या गैंगस्टर रियल में कभी भी किसी को सामने से वार्निंग नहीं देता था। जो कुछ उसके सामने आता था उसे वो अपने मन में रखता था और रिएक्शन में केवल एक स्माइल दे देता था। बाकी किसका गेम बजाना है और किसका कब काम तमाम करना है, इसका ऑर्डर वो अपने पंटरों को दे दिया करता था। यही वजह थी कि गैंगस्टर जब भी बोलते तो बड़े ही नपे तुले शब्दों में बोलते थे, लेकिन उनका खौफ ऐसा होता था कि किसी को भी उनके सामने आकर खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। समाज में उनका यही डर जुर्म की दुनिया में उनकी हुकूमत को चलाने का काम आता था। यूपी के पूर्वांचल इलाके में बेसिकली दो गैंगस्टर्स का बोलबाला रहा है, जिनमें एक था मुख्तार अंसारी का नाम और दूसरा खतरनाक नाम था ब्रजेश सिंह का। हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस बिना किसी रुकावट के देख सके। ब्रजेश सिंह का इरादा जुर्म की दुनिया में आने का नहीं था। उसने तो अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की और उसके बाद सीधा कॉलेज चला गया, मगर कॉलेज लाइफ में उसने ज्यादा वक्त नहीं बिताया था। इसी समय उसके पिता की हत्या हो गई और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह जुर्म के मैदान में उतर गया। अपने पिता की हत्या का बदला भी उसने 1 साल के भीतर ही ले लिया। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की ही जलती चिता के सामने कसम खाई थी कि बदला लेने के बाद ही घर में कदम रखेगा। इसके बाद उसने अपने घर में आना छोड़ दिया, लेकिन यह बदला उसने अपने ही स्टाइल में लिया। जिसने उसके बाप की हत्या की थी उसको मारने के बजाय उसने बाप के बदले आप को मारना सही समझा। बदला लेने के लिए वो सीधा सीधा हरिहर सिंह के पास पहुंचा, उनके पैर छुए और बाकायदा उनसे बोला भी कि अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए आया हूं। इतना कहकर उसने उन्हें गोली मार दी। इसका बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन जिस रास्ते पर वो चल चुका था उससे उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। ब्रजेश सिंह ने कानून के सामने सरेंडर करने की बजाय अपराध की गलियों में दौड़ना जारी रखा। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1985 में सिंह के ऊपर पहली बार हत्या का मामला दर्ज हुआ था। अब वो जुर्म की दुनिया में नए कीर्तिमान बनाने की तैयारी कर रहा था। ये घटना 9 अप्रैल साल 1986 की है। उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला ब्रजेश सिंह के जुर्म का गवाह बन गया। इसी जिले के सिंह द्वारा गांव में ब्रजेश सिंह ने एक साथ 7 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या में शामिल पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत उसके 4 भतीजे भी शामिल रहे। इस हत्याकांड के बाद ब्रजेश सिंह को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और यहीं उसकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई। त्रिभुवन सिंह जुर्म की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था। हालांकि और बात है कि वो चाहकर भी अपने पिता और भाई के हत्यारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। वो अपने परिवार में हुई इन मौतों का बदला नहीं ले पाया। इस बात का मलाल जरूर था, लेकिन उसने ब्रजेश सिंह के भीतर के गुस्से को समझ लिया था और अब उसने इसी गुस्से को अपना हथियार बना लिया था। वो ब्रजेश सिंह को जैसा कहता था वो वैसा ही करता था। त्रिभुवन सिंह अब ब्रजेश को अपराध के रास्ते पर लेकर चल पड़ा था। दरअसल वाराणसी के नजदीक गाजीपुर में त्रिभुवन सिंह के पिता रमापति सिंह की हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड की वजह पारिवारिक जमीन का विवाद था, जिसमें उनके साथ उनके 3 भतीजों को भी मार दिया गया था। रमापति सिंह की हत्या का आरोप साधु सिंह और मक्खन सिंह पर लगा।
ये दोनों ही मुटियार गांव के रहने वाले थे। इन दोनों में साधु सिंह पुराना गैंगस्टर था जो अपना गैंग चलाता था और उस समय मुख्तार सिंह इसी के गैंग का एक पंटर हुआ करता था। कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर इसी मुख्तार सिंह का भौकाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाएगा। आपको बता दें कि त्रिभुवन सिंह के पिता रमापति सिंह और उनके 3 भतीजों की हत्या में साधु और मक्खन के अलावा मुख्तार अंसारी का नाम भी आया था। इसके बाद त्रिभुवन सिंह ने अपना बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह को मैदान में उतारा। ब्रजेश सिंह साल 1988 में पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। सबसे पहले उसने मुख्तार सिंह के गुरु साधु सिंह को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। पुलिस कस्टडी में साधु सिंह को अस्पताल लाया गया था और ब्रजेश सिंह वहां पुलिस वाले की वर्दी में पहुंचा और जैसे ही उसे मौका मिला उसने 9mm पिस्टल की पूरी 9 गोलियां साधु सिंह के शरीर में उतार दी। उसकी वहीं मौत हो गई और वो वहां से भाग गया। अपने उस्ताद की हत्या और हत्यारे के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद मुख्तार अंसारी भी बदले की आग में जल उठा और इसके बाद पूर्वांचल में गैंगवार का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। इस हत्याकांड ने ब्रजेश सिंह के भौकाल को उत्तर प्रदेश की सीमा के उस पार बिहार राज्य तक पहुंचा दिया था। एक दूसरे से बदला लेने की भावना के साथ साथ क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। विशेष रूप से पूर्वांचल में कोयले के अवैध कारोबार पर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों ही अपना अपना कब्जा करना चाहते थे। लोगों को लगने लगा कि पहली बार मुख्तार अंसारी को टक्कर देने के लिए कोई सामने आया है। ब्रजेश सिंह के नाम का भी खौफ कुछ ऐसा था कि उसका नाम सुनते ही सरकारी अफसर फाइलों में फटाफट साइन कर देते थे। आपको बता दें कि इतना सब होने के बावजूद भी किसी ने ब्रजेश सिंह की शक्ल नहीं देखी थी। लोग उसे केवल उसके नाम से ही जानते थे। आगे चलकर ब्रजेश सिंह का नेटवर्क यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट में पहुंच गया। अब इस लाइन का हर बंदा ब्रजेश सिंह के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश में लगा रहता था। कोयला माफिया सूरत देव सिंह के साथ साथ बिहार के माफिया सूरजभान सिंह ने भी ब्रजेश सिंह का दोस्ती वाला हाथ पकड़ रखा था। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के गैंग ने पूरे 1 दशक तक पूर्वांचल के एरिया पर अपना जुर्म का साम्राज्य चलाया। उनकी आपसी दुश्मनी का शिकार दूसरे लोगों को होना पड़ा, जिनमें डॉक्टर्स, बिल्डर्स, नेता, गुंडा, व्यापारी सभी शामिल थे। वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर जैसे इलाकों में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के गैंग के बीच ठेकेदारी और वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में 50 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, दर्जनों लोग मारे गए। साल 1992 में ब्रजेश सिंह का संपर्क अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से हुआ, जिसके जरिए उसका संपर्क पूर्वांचल के गैंगस्टर सुभाष ठाकुर से हुआ। आपको बता दें कि ब्रजेश सिंह 1992 में मुंबई में हुए जे हॉस्पिटल गोलीकांड में भी शामिल था, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर AK-47 के जरिए 500 से ज्यादा राउंड फायर हुए थे, जिसमें अरुण गवली गैंग के एक पंटर की मौत हुई थी। इस गोलीकांड ने गैंगस्टर ब्रजेश सिंह की दहशत को यूपी और बिहार से निकालकर पूरे देश में फैला दिया। साल 1993 के बम विस्फोट के बाद सुभाष ठाकुर ने दाऊद इब्राहिम का साथ छोड़ दिया और वापस पूर्वांचल आ गया। यहां आने के बाद ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर गैंग के बीच में भी गैंगवार होने लगी। 1996 में इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब मुख्तार अंसारी BSP की टिकट पर यूपी के मऊ से चुनाव लड़कर विधायक बन गया। मुख्तार के गैंग को पॉलिटिकल कवर मिल गया था। ब्रजेश सिंह भी इसी फिराक में था। उसने भाजपा से कृष्णानंद राय का साथ देना शुरू किया। वो मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को हराने की फिराक में था। यह घटना 15 जुलाई साल 2001 की है। मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क के रास्ते पर निकला था। वो अक्सर इस तरीके से जब भी चलता था तो अपनी गाड़ियां बदलते हुए चलता था। सुरक्षा के कारण इस बार भी उसने अपनी गाड़ी बदल ली थी, लेकिन ये काफिला जैसे ही एक रेलवे फाटक के पास से गुजरा तो कुछ गाड़ियां रेलवे फाटक के उस तरफ चली गईं और मुख्तार अंसारी की गाड़ी रेलवे फाटक के इसी तरफ रह गई। मुख्तार की गाड़ी खड़ी थी, उसके सामने एक ट्रक खड़ा था। उसी ट्रक में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी को कब्र में पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ट्रक में नकाबपोश बदमाश राइफल लिए बैठे थे। वो अचानक उतरे और मुख्तार अंसारी की गाड़ी को घेर कर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। मौके को समझकर मुख्तार अंसारी भी गाड़ी से उतरकर जवाबी फायर करने लगा। इस फायरिंग में मुख्तार अंसारी के 3 लोग मारे गए और हमलावर गैंग के 2 लोग मारे गए। अपनी जान बचाने के लिए मुख्तार अंसारी खेतों के रास्ते भाग गया। इस हमले का प्लानर और मास्टरमाइंड कृष्णानंद राय को माना गया। हमला करने वालों में ब्रजेश सिंह भी शामिल था, उसको भी गोली लगी थी। हमले के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया। इसके बाद साल 2002 में चुनाव हुए और कृष्णानंद राय अफजाल अंसारी को मोहम्मदाबाद सीट से हराकर विधायक बन गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कृष्णानंद राय को निपटाने का फैसला कर लिया।
साल 1985 से ये सीट मुख्तार अंसारी के परिवार के पास थी। पहली बार ये सीट उनके हाथ से निकली थी। इस बीच मुख्तार अंसारी को यह पता चला कि उसके ऊपर गोली चलाने वाला अनिल सिंह है, जो ब्रजेश सिंह के गुरु त्रिभुवन सिंह का भाई है। इसके बाद साल 2003 में सरे बाजार अनिल सिंह समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इसका आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा, लेकिन इसके बाद ब्रजेश सिंह का जोश और जोर दोनों ही ठंडे पड़ गए। लेकिन मुख्तार अंसारी अपना वर्चस्व फैलाता चला गया। आगे चलकर उसे गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का साथ मिला। यह घटना 29 नवंबर 2005 की है, जब मोहम्मदाबाद में कृष्णानंद राय की गाड़ियों का काफिला जा रहा था। अचानक मुन्ना बजरंगी के लोगों ने कृष्णानंद राय की गाड़ी को रोक लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 10 AK-47 से 500 राउंड गोलियां चली। कृष्णानंद राय और उनके साथियों की वहीं पर मौत हो गई। जब पोस्टमार्टम हुआ तो एक एक करके शरीर से लगभग 60 से 70 गोलियां निकाली गई। धीरे धीरे ब्रजेश सिंह गैंग का पूरी तरह से सफाया हो गया। हालांकि बदलते वक्त के साथ मुख्तार अंसारी गैंग के भी बुरे दिन शुरू हुए, और ये तो आप जानते ही हैं कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज का वीडियो यहीं तक। इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।